प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जेके अनिल सारण में। कक्षा 11 के लिए अपने भौतिक भूगोल विषय पढ़ रहे थे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मुझे आप बताइए, हमें जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चाहिए? क्या हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए या रहने के लिए आवास चाहिए? जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता सबसे पहले किस चीज़ की पड़ती है? तो वो है वायु, यानी हवा। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो इसी पे है, यानी हम हमारे आसपास की जो वायु है और इस वायु का जो आवरण है, जो मंडल है, यानी वायुमंडल के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल होता क्या है, कहते किसे हैं और ये बना हुआ किससे है, किस चीज़ से है। तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है वायुमंडल का जो संगठन है, यानी संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। संगठन क्या होता है? ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। अब देखिए, संगठन व संरचना में क्या भेद है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसको अपने एक मकान के उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक मकान किस चीज़ से बना है, उसमें ईंट है, सीमेंट है और भी उसमें मटेरियल सरिया लगा है। तो जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कहलाता है मकान का संगठन। ठीक है। और संरचना क्या होती है कि मकान देखने में कैसा है, एक मंजिल है, दो मंजिल है, तीन मंजिल है, यानी देखने में कैसा है उसको बोलते हैं संरचना। तो इसी प्रकार वायुमंडल के बारे में संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल बना हुआ किस चीज़ से है, किन चीज़ों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, उसको तो हम बोलेंगे वायुमंडल का संगठन। और वायुमंडल देखने में है कैसा, उसको हम बोलेंगे संरचना। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन क्या होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में कक्षा 11 से जुड़े हुए और अन्य जो कक्षाएँ हैं उनके भी विभिन्न विषयों के वीडियो हैं, आप उनको देखें। अगर आपसे वो संबंधित हैं, आपके बड़े छोटे भाई या आपके जो संगी साथी हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे आप इनको शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि वो भी इनसे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम आज वायुमंडल क्या है और इसके संगठन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी की जो इस बार की पाठ्य पुस्तक है उसमें ये अध्याय संख्या 8 है, जिसका नाम है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, यानी जो चीज़ हमें जीवित रहने के लिए इतनी ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में भाई जानने का तो उत्सुकता तो होती ही है कि जिस चीज़ के बगैर हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, वो चीज़ आखिर है क्या, यानी वो वायुमंडल है क्या। तो उसके बारे में आज हम देखते हैं कि वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ठीक है। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है जो हमें चारों ओर से, यानी जो हमारी पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। तो ये है वायुमंडल की सामान्य परिभाषा भी कह सकते हैं कि वायु का ऐसा आवरण, गैसों का ऐसा मिश्रण, ऐसा आवरण जो कि हमें चारों ओर से ढके हुए है, वो क्या है? वो है वायुमंडल। इसमें मनुष्यों तथा जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। यानी कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जबकि पौधे जो हैं वो जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसमें ये उपयुक्त गैसें पाई जाती हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है।
तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी जो भी वायुमंडल है ना, वो ज़्यादातर इसका यानी 99% हिस्सा वायुमंडल का केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। यानी ये पृथ्वी है तो इसकी ये 32 किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसी के अंदर हमारा जो ये पूरा वायुमंडल है वो पाया जाता है। वायु जो है वो रंगहीन है तथा गंधहीन होती है। यानी वायु को ना तो हम देख सकते हैं क्योंकि उसका कोई रंग नहीं होता है, और साथ ही ना ही उसको हम सूंघ सकते हैं क्योंकि गंधहीन, उसमें कोई भी गंध या सुगंध बदबू कुछ नहीं होती है। तो हम इसको कैसे करते हैं महसूस? जब ये हवा जो है ना वो बहती है, बहती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ से हम क्या समझे? इस पैराग्राफ में हम ये जाने कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, साथ ही वायुमंडल कहते किसे हैं। तो अब अपने इसकी पढ़ते हैं, इसका जो संगठन है वो संगठन क्या है। अब हम वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ते हैं। संगठन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम देखेंगे कि वायुमंडल बना हुआ किससे है, यानी इसकी जो संगठन है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से बना है। यानी इसमें गैसें हैं, इसमें जलवाष्प हैं और इसमें धूल के कण हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो गैसें हैं ना, वो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे गैसों की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। ऊंचाई मतलब धरती से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो गैसों की सघनता है या मात्रा है वो क्या होती जाती है? वो कम होती जाती है। तो चलिए हम डिटेल से देखते हैं कि इसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस। तो यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ कि किस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल का संगठन, जिसमें वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण किससे मिलकर बना है। तो आप देखें ये इधर एक तस्वीर आपको दी गई, इसमें देखो ये सबसे ज़्यादा आपको बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। ये कौन सी गैस है? ये है नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और उसकी मात्रा कितनी है? 78%। यानी 78% जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। दूसरी गैस कौन सी है? दूसरी है ऑक्सीजन। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है ये है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा है लगभग 21%। यानी 78 और 21 यानी 99% तो ये जो गैसें हैं वो ही पाई जाती है, दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके अलावा बाकी बची हुई गैसें हैं जैसे कि ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ओजोन, ये सब जो चीज़ें हैं वो बाकी 1% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक महत्वपूर्ण गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये मान लो हमारी धरती है, ये सूरज है, ठीक है। अब ये सूरज है तो सूरज से किरणें धरती की ओर आती हैं और यहाँ गैसें हैं। यहाँ कौन सी गैस हैं? विभिन्न गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख गैस है। तो जो सूर्य से जो गैस विकिरण आती है उसको तो ये गैस नीचे आने देती हैं, क्योंकि सूर्य से जो विकिरणों की लंबाई होती है वो अलग होती है।
तो इनको तो ये धरती पर आने देती है, लेकिन धरती पर जब ये किरणें टकराकर वापस लौटती हैं तो इन लौटती हुई किरणों को ये क्या कर लेती है, ये रोक लेती हैं, यानी इनके लिए पारदर्शी नहीं है। तो सूर्य से किरणों को तो आने देती है लेकिन वापस नहीं लौटने देती उन विकिरणों को। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि धरती पर जितनी तापमान की जरूरत है ना उतना तापमान रुका रहता है, यानी हमारा धरती जो है वो गर्म हो ही रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो सूर्य की किरणें आती लेकिन वापस लौट जाती तो हमारी धरती गर्म हो ही नहीं पाती। ये बिल्कुल एक ठंडा ग्रह होता जिसके ऊपर निवास करना बड़ा मुश्किल कार्य होता। तो ये हमारी गर्मी के लिए उत्तरदायी ये गैस है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबंधित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। जिस प्रकार ग्रीन हाउस, पॉली हाउस जो होते हैं जिनमें सब्जियां उगाई जाती हैं, वो भी इसी तरह काम करते हैं। वो एक उपयुक्त गर्मी बनाए रखते हैं और उस गर्मी के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा सकती है। उसी तरह ये भी हमारी पूरी धरती के लिए ग्रीन हाउस का काम करती है, यानी ये उपयुक्त गर्मी को बनाए रखने में सहयोग करती है। लेकिन क्या हुआ है कि इन गैसों का आयतन स्थिर है, यानी मात्रा स्थिर है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यानी जीवाश्म ईंधन, लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह या फैक्ट्रियां, उनके जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में वृद्धि हो रही है, जिससे हवा में तापमान भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, पिछले कुछ सालों में है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है ना और ज़्यादा गर्मी को रोक रही है। तो इससे हमारी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से खतरनाक है। जितनी प्रकृति ने निर्धारित की है उतनी तो सही है, लेकिन हमारी वजह से, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधनों को जला रहे हैं, हम धुआं छोड़ रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों के माध्यम से हैं, चाहे वो जो हमारे व्हीकल वगैरह हैं, हमारे जितने भी यातायात के साधन हैं, उनके धुएं से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो ज़्यादा गर्मी को रोक रही है, जिससे कि धरती का तापमान पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है, जो कि एक तरह से खतरनाक है। इसी प्रकार वायुमंडल के अंदर एक और गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन वायुमंडल का एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उसकी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। यानी ओजोन क्या करता है, ओजोन जो गैस है इसकी एक परत पाई जाती है। ये ओजोन गैस है ना, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें हमारी धरती तक पहुँचे तो हमें त्वचा संबंधी विभिन्न रोग हो जाएंगे, जिनमें त्वचा कैंसर है, ये इस प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन ये गैस इस पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। तो ये देखिए वायुमंडल और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, जिसको कि हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण गैसें पाई जाती हैं। तो एक तो हमारा वायुमंडल है वो बना हुआ है गैसों से। दूसरा, वायुमंडल में क्या पाया जाता है, वायुमंडल में जल वाष्प पाया जाता है। जल वाष्प क्या होता है, देखिए जल वाष्प के रूप में, जैसे कि समुद्रों में, नदियों में, झीलों में जो जल है ना वो गर्मी से भाप बन के ऊपर जाता रहता है। तो ये जो ऊपर गया जल है ना, इसी को बोला जाता है जल वाष्प। तो ये जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी पर्वतनीय गैस है जो कि ऊंचाई के साथ घटित होती है। तो जलवाष्प भी एक महत्वपूर्ण है, यानी हवा भी होती है, इसके साथ साथ जलवाष्प भी पाया जाता है। अब जलवाष्प को आप कैसे महसूस करोगे कि जलवाष्प कैसे पता लगाओगे कि है कि नहीं है, कितनी है। तो ये क्या होता है कि कई बार देखो हमें किसी गिलास के अंदर या किसी जग के अंदर बर्फ़ रखते हैं, तो बर्फ़ रखने के बाद थोड़ी देर बाद में ना उस गिलास के या जो अपना जग होता है उस जग के चारों ओर वाष्प की जो बूंदें हैं ना वो जमा हो जाती हैं। तो वो जग के या गिलास के चारों ओर जो बूंदें हैं वो कैसे जमा हुई, वो बूंदें जमा हुई कि जैसे ही गिलास में तो बर्फ़ थी, ठंडा था गिलास,
जग भी ठंडा था बर्फ़ होने की वजह से, लेकिन हवा जैसे ही उसके संपर्क में आई ना, तो हवा उसके संपर्क में आने की वजह से वो हवा में पानी था, जलवाष्प थी, और वो उसके चारों ओर जम गई। जमने से क्या हो गया कि वो वहाँ पानी हमें दिखाई देता है। तो ये एक सबूत है कि हवा के अंदर जलवाष्प मिली हुई होती है। तो जलवाष्प एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला अपने देखते हैं कि अगला ये क्या और क्या काम करती है। गर्म व आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे और रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होता है। यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, वहाँ जलवाष्प ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी की वजह से पानी जल्दी वहाँ बन के फैल ऊपर चला जाता है। और जो ठंडे होते हैं वहाँ गर्मी कम होती है, तो वहाँ जलवाष्प कम होती है। तो ये सीधा संपर्क है। गर्मी ज़्यादा तो वायुमंडल में जलवाष्प ज़्यादा, गर्मी कम तो जलवाष्प भी कम। विषुवत वर्ष से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर गर्मी ज़्यादा होती है। ये सूर्य से निकलने वाले ताप जो होता है उसके कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह कंबल की तरह कार्य करती है। तो ये भी ताप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। इसी प्रकार जो तीसरी चीज़ जो पाई जाती है वो है धूल के कण। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे कि समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालीमा, राख, पराग, धूल और उल्काओं के टूटे हुए कण निकलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो धूल वगैरह उड़ती है वो भी वायुमंडल में मिला रहता है। धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि ये भारी होते हैं, इसलिए ये वायुमंडल में नीचे पाए जाते हैं। फिर भी संयमन या वायु इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जाती हैं। धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में अधिक मात्रा में होते हैं। अब धूलकण करते क्या है? धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। यानी धूलकण क्या करते हैं? ये ना जो वाष्प होती है उसको सोख लेते हैं, तो ये एक तरह से क्या करते हैं, ये जल की बूंदों में बदल जाते हैं। जो वाष्प होती है वो इन्हीं के ऊपर जमकर मेघ यानी बादल बनते हैं। तो जो बादल वगैरह बनते हैं वो धूलकणों की वजह से ही बनते हैं, और बाद में इसी से हमारे क्या होती है, बरसातें होती हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो जलवाष्प होती है ना और जो धूलकण होते हैं वो आपस में मिलकर बादल बनाते हैं, और फिर इसी के संघनित होकर यानी जमने से, ठंडा होने से बरसातें होती हैं। यानी जलवाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था आज का प्रिय विद्यार्थियों हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में विस्तार से जाना कि हमारा वायुमंडल किससे मिलकर बना हुआ है। तो ये तीन चीज़ें, गैसें, विभिन्न गैसों, जलवाष्प और धूलकणों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।